बच्चों ये है पाठ नाभिक की संरचना, और इस नाभिक की संरचना में ये है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले यहां पर नाभिक की संरचना की अगर हम बात करें तो किसी भी परमाणु के बारे में हम लोगों ने जो बात की थी, अगर तुमको याद हो मेरे बच्चों, जिससे पहले वाले लेक्चरों में, जब हम किसी भी परमाणु के बारे में सोचते हैं तो परमाणु के बारे में सोचने पर उसका एक केंद्रीय भाग होता है, एक केंद्र होता है जिसके चारों तरफ आपने देखा, आपने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग कक्षाओं में क्या होंगे, चक्कर लगाते हैं। तो वास्तव में ये पूरा सिस्टम क्या है, परमाणु है, और इसका जो केंद्र है, वास्तव में क्या होगा, परमाणु का जो बच्चों केंद्र है, इसका जो केंद्र है ये वाला, इस केंद्र को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नाभिक। यानी आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये जो केंद्र है इसमें क्या होता है, बाकी चीजें इसके अंदर कैसे व्यवस्थित होती है। तो यहां पर जब हम किसी नाभिक के बारे में सोचते हैं तो नाभिक को एक बहुत ही टेस्टी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। सुबह सुबह अगर ये बात की जाए तो नाभिक का मतलब हो जाता है एक मोतीचूर का लड्डू। लड्डू समझते हो ना, मोतीचूर वाला लड्डू। तो वास्तव में देखा जाए किसी नाभिक की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो किसी नाभिक में क्या हो जाएगा, किसी नाभिक को आप कैसा मान सकते हो, किसी नाभिक को एक लड्डू जैसा मान सकते हो। बोले कैसा लड्डू, लेकिन इस लड्डू की खास बात है। खास बात क्या है कि इसमें, इस लड्डू में जो बूंदियां हैं, बूंदी समझते हो ना, उसमें जो बूंदी होती हैं वो कैसे होंगी, वो अलग अलग रंग की होती है। जैसे मैंने बना दिया लड्डू जैसा बना दिया, एक में बूंदी कैसी बना दी मैंने, एक में बूंदी बना दी नीली नीली, और एक में, तो ये जो कलरफुल लड्डू जैसा दिखाई दे रहा है, वास्तव में यही क्या होता है, यही नाभिक की संरचना है। अब मेरे बच्चे सोचेंगे सर ये कैसा अलग सा नाभिक पढ़ा रहे हो, ऐसा नाभिक तो हमने नहीं सुना है कहीं। तो थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दिया जाए। अच्छा, नाभिक की अगर बात करते हैं तो किसी भी नाभिक, वास्तव में क्या होगा, किसी भी नाभिक की संरचना में जो सबसे पहली हम जो संरचना पढ़ेंगे वो संरचना क्या है, देखो। किसी भी नाभिक की जब संरचना की बात करते हैं तो ये कहलाता है, जो मैं तुमको सबसे पहले आज सिखाने वाला हूं, ये कहलाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना यानी कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नाभिक की किस संरचना की बात करने वाले हैं, हम नाभिक के न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना की बात करने वाले हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना की अगर हम बात करें तो होता क्या है, तो नाभिक क्या होगा, इसकी परिकल्पना के हिसाब से क्या हो गया, नाभिक दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कण प्रोटॉन कहलाता है और एक कण न्यूट्रॉन कहलाता है। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के अनुसार मेरे बच्चों, किसी भी परमाणु का जो केंद्र में स्थित नाभिक होता है वो दो कणों से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने एक बढ़िया टेस्टी सा एग्जांपल बताया, बिल्कुल लड्डू जैसा, लेकिन ये लड्डू ऐसा है जिसमें दो रंग की बूंदियां हैं, दो रंग की बूंदी। एक बूंदी जिसको मैंने यहां से मान लेते हैं, एक वाली बूंदी को क्या शो कर दिया, जैसे मान लो ये वाली बूंदी क्या हो गई, ये हो गई प्रोटॉन, और ये जो दूसरे रंग की जो बूंदी हो गई इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं न्यूट्रॉन। ये रंग होते नहीं, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया है, ठीक है। न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये नाभिक की सबसे बेसिक आधारभूत सर कल्पना है कि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ एक समूह है, ये आपस में क्या होंगे, बंधे होते हैं, ठीक है।
ये कहलाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना मेरे बच्चों। इसमें थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बताया गया। इसमें क्या बताया गया कि सबसे पहले प्रोटॉन की अगर बात करते हैं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खास बात क्या बताई गई? सबसे पहला, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। दूसरा, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश Q बराबर प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये आवेश बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर है बच्चों। तीसरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ये बराबर होता है 1.6726 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये तीन मुख्य बातें हैं प्रोटॉन से रिलेटेड। हालांकि जब और आगे इसके बारे में और मालूम किया गया और रिसर्च हुई तो वास्तव में आगे जाके मालूम चला कि प्रोटॉन भी अकेला पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन भी तीन और पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। उसकी बात अभी हम यहां पर नहीं करेंगे। तो प्रोटॉन के बारे में तीन मुख्य बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन के साथ में दूसरा कण कौन सा था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? न्यूट्रॉन में क्या होगा? अब खास बात, यह एक उदासीन कण है। उदासीन का मतलब, अर्थात इस पर कुल आवेश का मान शून्य है। यानी इस पर ना तो धनावेश है और ना ही ऋणावेश है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.6749 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है मेरे बच्चों, तो आपको याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा भारी कण, ज्यादा द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भार ज्यादा होता है। ठीक है। तो देखो जल्दी से एक बार रिव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना, जिसमें सीखा कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक है वो दो तरह के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक कण का नाम प्रोटॉन होता है और एक का नाम न्यूट्रॉन होता है। फिर बात हुई कि प्रोटॉन में क्या क्या खास बात है, तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इस पर आवेश मालूम चल गया, इसका द्रव्यमान मालूम चल गया, और फिर बात आ जाती है न्यूट्रॉन की। ठीक है। अच्छा, अब इस न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहां पर अब किसी नाभिक को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? तो किसी नाभिक की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो किसी नाभिक को कैसे निरूपित किया जाता है? किसी नाभिक का जो निरूपण है, कैसे उसको दर्शाया जाएगा? तो किसी नाभिक का की जो संरचना है उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे मान लो एक्स कोई नाभिक है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं? यहां लिख देते हैं जेड, यहां लिख देते हैं ए।
अब एक्स तो है नाभिक का नाम, ए क्या चीज है इसको समझते हैं बच्चों। यहां जो ए लिखा गया है, ए को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है बच्चों? द्रव्यमान संख्या का मतलब द्रव्यमान नहीं है, पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं। अक्सर इसमें डाउट हो जाता है कि ए मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मास नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मास नंबर। अब ये द्रव्यमान संख्या क्या चीज है भाई बताता हूं मैं आपको। और यहां पर ये जो आप Z लिखा हुआ देख रहे हो मेरे बच्चों, Z क्या है? इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक होता है। अब यहां सीखते हैं सबसे पहले द्रव्यमान संख्या क्या चीज होती है। द्रव्यमान संख्या किसी साथ साथ लिखते जाना बच्चों। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? किसी नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? जैसे किसी नाभिक में किसी नाभिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी नाभिक में कुल जितने प्रोटॉन हैं, जैसा जितने न्यूट्रॉन हैं, उनकी जो कुल संख्या होगी वो क्या बन जाएगी? उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। अभी मैं इसको सिखाता हूं। और परमाणु क्रमांक की बात की जाए कि यार परमाणु क्रमांक क्या चीज होती है, तो आप क्या बोलोगे? परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी नाभिक में, किसी नाभिक में उपस्थित, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, अब जरा समझना। यानी किसी नाभिक में कुल कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनकी कुल संख्या क्या है, वो तो हो जाएगी उसकी द्रव्यमान संख्या। और उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, ये हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। जिसको मैं एक उदाहरण सिखाता हूं, उदाहरण से इसको समझते हैं मेरे बच्चों। जैसे मान लो मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया सबसे आसान, या हीलियम ले लेते हैं। हीलियम, हीलियम का सूत्र होता है 2He4। अब 2He4 हीलियम को ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसकी तुलना करो किससे? इसकी तुलना जरा इससे कर दो, अभी जैसे सिखाया था, एक्स, ए और जेड से। तो एक्स मतलब किस नाभिक की बात हो रही है, नाम क्या हो गया? एक्स हो गया हीलियम। ठीक है, अच्छा अब ए कितना हो गया? तुलना करो जरा, ए की तुलना कर सकते हो आप, देखो ऊपर की तरफ जो लिखा है, ये जो लिखा है यही तो ए है। ए कितना हो गया?
ए हो गया 4, और इसकी तुलना करो जेड, जेड हो गया 2। अब इससे हमें मालूम क्या चला, इससे मालूम चला कि हीलियम, इसको He से शो करते हैं, हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या है, तथा हीलियम में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या है। अब जब इसको रिक्त स्थान भरने की कोशिश करो, देखो जेड परमाणु क्रमांक है, इसका नाम क्या है, परमाणु क्रमांक। इसका नाम परमाणु क्रमांक है, तो इसका नाम परमाणु क्रमांक का मतलब ये क्या बताएगा, प्रोटॉन कितने हैं। अब जेड का मान है 2, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 2। फिर पूछा अच्छा ए क्या होता है, इसका नाम क्या है, यह है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। अब ये द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, जरा एक बार फोन साइलेंट पे डाल दो अपना, वरना लगातार कॉल आती रहेंगी। और अब ये द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होगा, कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग। कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग मतलब कितना हो गया, ये 4 दे रखा है। इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल नंबर है, कुल नंबर है, वो कितना है, वो आ जाएगा अपने पास 4। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कुल नंबर कितना हो गया, 4। इसको एक उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये चीज हमारी और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है, हीलियम के बाद दूसरा ले लेते हैं, जैसे सबसे आज कोरोना टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, ये ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, सब जानते हैं। अब इसकी तुलना करो जरा से, ये हो गया जेड और ये हो गया ए। अब सबसे पहले किसकी बात हो रही है, एक्स कौन है, जरा तुलना करके बताओ। एक्स तो सीधे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अच्छा, अब जब तुलना करो जेड कितना है, जेड कितना है 8, जेड कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, अब जब तुलना करो मेरे बच्चों, ए कितना है, तुलना करने पर क्या मिला, ए का मान है 16। अब आपसे पूछा जाए भाई कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या होगा, प्रश्न हो गया ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ये जो जेड है ना, इसका नाम क्या था, इसका नाम था परमाणु क्रमांक। है कि नहीं, तो परमाणु क्रमांक कितना है, यहां देखो 8 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, आंसर आ गया 8 है साहब। दूसरा प्रश्न आया उड़ता हुआ, जल्दी से प्रश्न आया, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है। अब क्वेश्चन आया
कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या। अब कुल संख्या की बात हो गई, कुल संख्या किससे मिलती है, कुल संख्या मिलती है द्रव्यमान संख्या से, ए से। ये कितना हो गया, देखो ये अपने पास कितना हो गया, 16। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब एक कुछ और सीखते हैं। अब ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत आसान है। जैसे मैं कहूं, हमने न्यूट्रॉन सीख लिए, प्रोटॉन सीख लिए, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखो सुनो, जैसे कहा जाए, प्रश्न है, कोई परमाणु लेते हैं, जैसे ले ले अपन लोग कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का ये भी, ये कार्बन ले लिया भाई, ठीक है, कि परमाणु में, कार्बन के परमाणु में अब तीन चीज बतानी है, प्रोटॉनों की संख्या तथा, अब इस बार अलग पूछा गया, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब जरा सुनो, 6C12 के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो जैसे क्या लिखा है, 6C। अब यहां पर ये, इसकी तुलना फिर से किससे करो, जैसा भी सिखाया था आपको मैंने, इसकी तुलना कर दी किससे, Z और A से। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई मेरे बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या, ये याद रखना है मेरे बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो मेरे बच्चों को याद रखना है, प्रोटॉनों की अगर कोई संख्या पूछता है तो वो Z के बराबर होती है। और Z किसके बराबर है, तुलना करके सामने लिखा हुआ है, Z किसके बराबर हो जाएगा, 6। तो पहला आंसर तो आ गया कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 6। अब एक नई चीज सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सीखो इसको। न्यूट्रॉनों की संख्या, बच्चों जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता है क्या होता है, ये होता है A-Z। यानी अगर A में से Z घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो, A कितना है, तुलना करना, A का ऊपर तुलना करोगे, देखो A की तुलना करो, A कितना है यहां पर, देखो 12, और Z कितना निकला हमारा अभी, 6। यानी न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 6 और प्रोटॉन भी 6। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आ जाता है नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण, बच्चों नाभिक का जब वर्गीकरण किया जाता है, तो नाभिक को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। वैसे बांटा तो चार भागों में जाता है, लेकिन अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा इधर उधर दाएं बाएं ना जाने पर हम बेसिक ये पढ़ रहे हैं, तीन भागों में बांटा जाता है। वो क्या क्या भाग है, सबसे पहला जो मेरे बच्चों भाग है, इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है सम स्थानिक, समस्थानिक। दूसरे का नाम होता है सम भारिक। पहला क्या हो जाएगा, समस्थानिक, दूसरे का नाम हो जाएगा बच्चों संभारिक, और तीसरे का नाम हो जाता है सम न्यूट्रॉनिक।
सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। अब इनकी परिभाषा या इनको याद रखना बहुत आसान है। पहले 3 नाम याद कर लो। नाभिक को कितने भागों में बांटा गया या नाभिक कितने तरह के होते हैं, तो मेरे बच्चों का आंसर होगा पहले तो 3 तरह के होते हैं। फिर बचा अच्छा बताओ वो जो 3 तरह है वो 3 तरह कौन कौन से होंगे, तो आपका आंसर होगा समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। अब समस्थानिक क्या होते हैं, देखो समस्थानिक बच्चों क्या होगा, इसकी परिभाषा है, समस्थानिक किसे कहते हैं मालूम है, देखो समस्थानिक ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। बच्चों समस्थानिक किसे कहा जाता है, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण अगर मैं लिखूं मेरे बच्चों, उदाहरण होता है जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। बोले समस्थानिक क्यों है सर, ये समस्थानिक इसलिए है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इनमें ये संख्या जो कि Z होती है सब में देखो समान है कि नहीं, सब में Z का मान कैसा चल रहा है, समान चल रहा है, तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। यानी शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में ऐसा भी याद रख सकते हैं, इसमें क्या समान, जिसमें Z समान है, इसमें Z का मान कैसा है, समान है, वो समस्थानिक है। अब आया बात समभारिक क्या है मेरे बच्चों, समभारिक ऐसे नाभिक जिसमें, ऐसे नाभिक जिसमें द्रव्यमान संख्या, अभी मैंने क्वेश्चन कराया आपको, यानी ए समान हो। ऐसे नाभिक जिसमें द्रव्यमान संख्या सब में समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है समभारिक। यानी शॉर्ट में क्या समझ सकते हो, जिनमें ए कैसा हो, समान हो। अब जैसे कोई कहा जाएगा इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण है जैसे 1H3 और 2He3, 1H3 और 2He3। ठीक, ये देखो दोनों क्या हो, दोनों में ध्यान से देखो, इसमें दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है कि नहीं, देखो तो ये दोनों क्या है, 1H3 यानी हाइड्रोजन और हीलियम के ये जो नाभिक दे रखे हैं ये समभारिक कहलाएंगे। एक उदाहरण और समझ सकते हो आप, दूसरा उदाहरण भी हम बात कर सकते हैं, जैसे ये कार्बन का रेडियो एक्टिव और एक क्या गया 7, इन दोनों में भी अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों तो आप देखोगे इनकी द्रव्यमान संख्या देखो समान है। तो ये किसके उदाहरण हो गए मेरे बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने लिखे 1H3 या 2He3 या 6C14 या 7N14, ये मेरे बच्चों क्या हो गए, समभारिक के उदाहरण हो गए। अब आ जाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक की अगर बात करें, अब देखो क्या हो गया, Z हो गया, A हो गया। अब यहां पर आता है जिसमें ऐसे नाभिक जिसमें ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अच्छा यहां पर इनका नाम देखो, ध्यान से देखो, तो इनका नाम बच्चों रखा इसलिए गया है कि बच्चों को याद करने में, इस समझने में दिक्कत ना हो। सम स्थानिक यानी जिनका परमाणु क्रमांक समान, समभारिक यानी द्रव्यमान संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। यानी इसमें क्या समान है मेरे बच्चों, इसमें A माइनस Z सब में समान, यानी अगर तुम A में से Z घटाओगे तो S में सब में कैसा आएगा, समान आएगा। इसके उदाहरण को समझ लेते हैं, इससे चीज क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण देख लो जरा इसका, उदाहरण क्या आ जाएगा, देखो उदाहरण में जैसे मान लेते हैं इसका 3 लिथियम है, 3Li7, और दूसरा उदाहरण मान लेते हैं 4
BE 8। अब ध्यान से देख लो, पहले में अगर आप देखोगे a माइनस जेड कितना आएगा, जैसे उदाहरण में पहले वाले केस में देखो कितना आएगा, जरा सोच के देखो। पहले वाले केस में अगर मैं यहां पर a माइनस जेड निकालूंगा तो a माइनस जेड कितना आ गया, यानी 7-3 यानी 4 आएगा। और इस केस में अगर मैं a माइनस जेड निकालूंगा तो भी 8-4 यानी 4। तो देखो दोनों संख्याएं समान आ गई। इसका मतलब ये क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, बाकी क्लास के बारे में मेरे बच्चों हम लोग सेकंड लेक्चर में कल इसको और प्रोसीड करेंगे। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही।